बहुत ही अनोखी कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कला की कहानी जो पीढ़ियों से सांसों की तरह चली आ रही है। ये कहानी है सपेरों की, जिन्हें हम कालबेलिया के नाम से भी जानते हैं। और ये सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। और ये कहानी हमें सुना रहे हैं आर्यंत। वो कहते हैं कि उनमें एक खास हुनर है, मतलब वो बीन बजाकर सांपों को नचा सकते हैं। और ये कला उन्हें विरासत में मिली है, अपने लोगों से, अपने कालबेलिया समुदाय से। मतलब ये सिर्फ कोई काम नहीं है जो उन्होंने सीखा है, ये तो उनके खून में है। उनके परिवार की एक अनमोल विरासत जो उन्हें अपने बड़ों से मिली है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। आर्यनाथ के दादा रोशन नाथ जी की यादों के जरिए हम सपेरों की उस पुरानी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं जो आज लगभग इतिहास बन चुकी है। रोशन नाथ जी बताते हैं कि सपेरा होना उनके खानदान में था। उनके दादा, उनके परदादा सभी सपेरे थे। मतलब सांपों के बिना उनकी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह सिर्फ पेशा नहीं, उनकी पहचान थी। तो ऐसा नहीं था कि सपेरे सिर्फ बीन बजा के लोगों का दिल बहलाते थे। नहीं, उनका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो गांव का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। जंगल से जड़ी बूटियां लाके दवा बनाते थे, किसी को सांप काट ले तो मदद करते थे, और हां, किसानों के खेतों से सांप भी हटाते थे। उनकी जिंदगी पता है एक जगह रुकी हुई नहीं थी। वो तो बंजारे थे। अपनी बांस की पिटारियों में अपने साथी यानी सांपों को लेकर एक गांव से दूसरे गांव का सफर करते थे। और जहां भी जाते लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती थी। और यहीं पर उनका जो गहरा ज्ञान था वो सामने आता है। सोचिए जरा, सांप के काटने की जो दवा है सीरम, वो सांप के जहर से ही बनती है। ये दिखाता है कि उनकी परंपरा सिर्फ कहानियों पर नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक गहरी समझ पर आधारित थी। तो इन सारी सेवाओं के बदले लोग उन्हें कभी कुछ पैसे दे देते या कभी खाने के लिए अनाज। इसी तरह उनका गुजारा चलता था। तो एक तरह से ये समाज के साथ एक आपसी रिश्ते जैसा था, लेन देन और सम्मान का रिश्ता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक कानून आया और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सदियों पुरानी यह परंपरा एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने आ खड़ी हुई। सरकार ने एक कानून बना दिया कि अब से कोई भी जंगली जानवरों को न तो पकड़ सकता है और न ही अपने पास रख सकता है। एक सीधा सा नियम, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होने वाला था। अब देखिए, कानून का इरादा तो अच्छा था। उन लोगों को रोकना था जो जानवरों को मारकर उनकी खाल बेचते हैं। लेकिन इसका सीधा असर पड़ा सपेरों पर। जैसा वो कहते हैं, हम सपेरों ने तो कभी सांपों को मारा ही नहीं। इस कानून से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? तो इस कानून के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। पीढ़ियों से चला आ रहा ये ज्ञान, ये कला, इसका अब क्या होगा? जब इसे निभाने की ही इजाजत नहीं तो ये विरासत आगे कैसे बढ़ेगी? रोशन नाथ जी बड़े अफसोस के साथ कहते हैं, वो बढ़िया दिन थे। अब तो मनोरंजन के लिए ज्यादातर लोग टीवी देखते हैं। तो देखिए, सिर्फ कानून ही नहीं, बदलते समय ने भी उनकी कला को पीछे धकेल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है ना? इस मुश्किल घड़ी में भी उम्मीद की एक किरण थी। रोशन नाथ जी ने भविष्य के लिए एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो उनकी संस्कृति को एक नए रूप में जिंदा रख सकता था। तो दादाजी ने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, अपनी कला को छोड़ो मत, बस उसका रूप बदल दो। एक बीन पार्टी बनाओ, लोगों का मनोरंजन करो, और सबसे जरूरी, अपना जो ज्ञान है उसे लोगों को सिखाने में इस्तेमाल करो। उन्हें बताओ कि सांप से डरो मत, और यह भी बताओ कि सांप दुश्मन नहीं बल्कि किसान के दोस्त हैं। और ये जो नई बीन पार्टी थी ना, इसके साज भी बड़े अनोखे थे। बीन, तुम्बा, खंजरी, ये तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, सिर्फ ढोल को छोड़कर। यह दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं, बस समय के साथ खुद को ढाल रहे हैं। और शायद दादाजी का सबसे जरूरी संदेश यही था, लोगों को यह सिखाना कि सांप हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं। वो खेतों में चूहों को खाकर हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। इस तरह सपेरे अब सांपों को पकड़ने वाले नहीं बल्कि उनके संरक्षक बन सकते थे। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम कालबेलिया जैसी अनोखी परंपराओं और उन जानवरों जिन पर यह परंपराएं टिकी हैं, दोनों को एक साथ कैसे बचा सकते हैं। ये एक ऐसा संतुलन है जिसके बारे में सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।